नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं ओशो रजनीश के जीवन और उनके विचारों को समझने के लिए। जी। हमारे पास ओशो जीवन और शिक्षाएं से कुछ जानकारी है और कोशिश रहेगी कि उनके जटिल जीवन और मुख्य बातों को समझ पाएं। एक चीज जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है उनका बचपन से ही मतलब काफी जिज्ञासु और विद्रोही स्वभाव का होना। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं सवाल बहुत पूछते थे और जो चला आ रहा है उसे आसानी से मानते नहीं थे। सही। या फिर वो अमेरिका वाला किस्सा रजनीशपुरम का। काफी कुछ है वहां पर। हाँ, ओशो की पहचान ही एक ऐसे मतलब विचारक की है जो हमेशा सवाल उठाते थे, जो स्थापित मान्यताएं थी उनको चुनौती देते थे और उनका पूरा जोर व्यक्तिगत अनुभव पर रहता था। वो लीक से हटकर सोचने वाले थे। अच्छा, तो उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, कुछवाड़ा में। जी। और जबलपुर यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी पढ़ी और फिर वहीं पढ़ाया भी, प्रोफेसर बने। हाँ, फिलोसफी पढ़ी और फिर प्रोफेसर भी रहे। लेकिन ये जो विद्रोही वाली बात है, क्या ये सिर्फ बचपन में थी या फिर आगे भी उनके काम में, उनकी सोच में दिखती है? नहीं, ये तो उनकी पूरी यात्रा का आप कह सकते हैं एक सेंट्रल थीम थी। अच्छा। 60 के दशक में जब उन्होंने ध्यान और वो सेल्फ अवेयरनेस सिखाना शुरू किया तो उन्होंने सीधे सीधे संगठित धर्म, राजनीति, जो पारंपरिक नैतिकता थी, सबकी आलोचना की। उनका मानना था कि भाई सत्य कोई उधार लेने की चीज नहीं है, किसी किताब से या गुरु से मिल गया बस। हाँ। उसे खुद अनुभव करना होता है। हाँ। और इसी सोच ने उन्हें मतलब पारंपरिक दायरों से एकदम अलग खड़ा कर दिया। और उनकी एक शिक्षा काफी मशहूर है, अपना दीपक स्वयं बनो, अप्पु दीपो भवा। जी, अप्पो दीपो भवा। इसका मतलब यही हुआ कि किसी के पीछे मत चलो, अपनी समझ से, अपने अनुभव से रास्ता खोजो। हाँ, बिल्कुल यही सार है। खुद की खोज करो, खुद अनुभव करो। और इस खोज के लिए उन्होंने ध्यान को एक महत्वपूर्ण साधन बताया। ध्यान यानी मेडिकेशन। हाँ, मेडिटेशन, जिससे आंतरिक शांति मिले, जागरूकता बढ़े और धीरे धीरे आत्मज्ञान तक पहुंच सके। उनकी एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत चर्चा में रही, जोरबा द बुद्धा। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या था? मतलब ये उस वक्त इतना अलग क्यों माना गया? थोड़ा समझाएंगे। देखिए, उस समय क्या था कि अध्यात्म का मतलब ज्यादातर लोग समझते थे दुनिया छोड़ दो, विरक्त हो जाओ। हाँ, त्याग वगैरह। हाँ, त्याग, भौतिक सुख छोड़ देना। और दूसरी तरफ था सिर्फ भौतिकवाद, मतलब दुनिया में रमे रहो। ओशो ने कहा ये दोनों अधूरे हैं। अच्छा। उन्होंने इन दोनों को जोड़ने की बात की। जोरबा एक नॉवेल का कैरेक्टर है जो मतलब पूरी मस्ती से, पूरी ऊर्जा से जीवन जीता है, एकदम जमीनी। और बुद्धा वो प्रतीक हैं जागे हुए व्यक्ति के, आत्मिक रूप से। हाँ, आत्मज्ञान। तो जोरबा द बुद्धा एक ऐसे नए इंसान की कल्पना है जो जोरबा की तरह दुनिया में जिए, उसका रस ले, लेकिन बिद्ध की तरह भीतर से जागा हुआ हो, आकाश जैसा विशाल हो। अच्छा, मतलब मटेरियल और स्पिरिचुअल को अलग अलग ना देखें। बिल्कुल, दुश्मन न माने, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये विचार उस समय की जो सोच थी ना कि या तो संत बनो या संसारी, उसको सीधी चुनौती थी। ये तो वाकई अलग सोच थी। और उन्होंने ध्यान की कुछ एक्टिव टेक्निक्स भी दी, जैसे डायनामिक मेडिटेशन। हाँ, डायनामिक मेडिटेशन जैसी कई सक्रिय ध्यान विधियां उन्होंने बनाई। ये जो पारंपरिक शांत बैठकर ध्यान करने वाली विधियां हैं उनसे अलग थी। कैसे? इनमें शारीरिक गतिविधि होती थी, कैथारसिस यानी कि दबी हुई भावनाओं का रेचन, ऊर्जा को जगाना, इन सब पर जोर था, ताकि जो आजकल का बेचैन मन है, उसकी जो दमित भावनाएं हैं, वो बाहर निकल सकें। फिर उनके जीवन में वो अमेरिका वाला अध्याय आया, रजनीशपुरम। जी, वो एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं विवादास्पद पड़ाव था। 80 के दशक में ओरेगन में उन्होंने एक बहुत बड़ा कम्यून बनाया, लेकिन फिर काफी कानूनी मसले हुए और 1985 में उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा। जी हाँ, वो दौर काफी उथल-पुथल वाला था। रजनीशपुरम की वजह से वहाँ के लोकल लोगों के साथ काफी तनाव हुआ। और फिर इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन जैसे कई कानूनी आरोप लगे और अंत में नतीजा ये हुआ कि उन्हें देश निकाला दे दिया गया। अच्छा। ये उनके जीवन का एक मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स और काफी चर्चित हिस्सा रहा है। अमेरिका से निकाले जाने के बाद वो भारत वापस आ गए? हाँ, भारत लौटे और पुणे में जो उनका आश्रम था वहां काम जारी रखा, जिसे आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहते हैं। और 1990 में उनका निधन हो गया। जी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी अगर हम आज देखें तो उनका प्रभाव कम नहीं हुआ है। सही। दुनिया भर में आज भी लाखों लोग हैं जो उनकी बातों से, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हैं। उनकी किताबें वो तो 60 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी हैं। अच्छा, 60 से ज्यादा? हाँ,
और उनके ध्यान केंद्र चल रहे हैं, और उनके प्रवचनों का दायरा देखिए कितना बड़ा था। बुद्ध से लेकर जीसस, लाओ त्सु, ज़ेन, सूफी, तंत्र, योग, जीवन के हर पहलू पर बोला उन्होंने। प्रेम, मृत्यु, राजनीति, यहाँ तक कि हास्य पर भी। तो मतलब कुल मिला के देखें तो ओशो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी व्यक्तित्व थे। बिल्कुल। एक तरफ गहरी आध्यात्मिक बातें, ध्यान की तकनीकें, खुद को खोजने पर जोर, हाँ, और दूसरी तरफ इतने सारे विवाद, समाज की मान्यताओं को सीधी टक्कर। सही कहा। और शायद ये हमें इस सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ऐसे लोग जो स्थापित ढांचों को इतनी ताकत से चुनौती देते हैं, उनकी अपील क्यों बनी रहती है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ उनके विचारों का खिंचाव है, या लोगों के अंदर की जो अपनी खोज की प्यास है वो उन्हें ऐसे गैर पारंपरिक रास्तों की तरफ खींचती है? ये जो आध्यात्मिक सफर और दुनियावी उलझनों के बीच का तनाव है, ये शायद हमेशा ही सोचने लायक मुद्दा रहेगा।